इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें सैमफंग सिटी के पैलेस को दिखाया जाता है। फिर हमें सैमफंग पैलेस के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सैमफंग पैलेस के गार्ड को देखते हैं, जो कि वहाँ पे किंग यू और किंग वू की सवारी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर इस बारे में मिनिस्टर्स को बताने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन जब किंग यू और किंग वू का कैरेज वहाँ पे पैलेस के पास में आता है तो उससे निकलती हुई एनर्जी को देखकर वो सोल्जर्स बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उन कैरेज से आती हुई एनर्जी को देखकर वो मन में ही सोच रहे होते हैं किंग यू और किंग वू का कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही साथ वो अपने साथ 3 और लॉन्गेटिविटी रिलम के कल्टीवेटर भी लेकर आए हैं। ऐसा सोचते हुए सैमफंग पैलेस के गार्ड वहाँ पे किंग यू और किंग वू के कैरेज में बैठे लोगों की पावर का अंदाजा लगा रहे होते हैं और उनकी पावर को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। फिर हमें किंग यू को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त अपने कैरेज में बैठा होता है और सैमफंग पैलेस के अंदर एंटर करते हुए वो मन में ही सोच रहा होता है एम्प्रेस लिसिया जरा भी कमजोर नहीं है। तालोंग एसेस्टर से उसकी लड़ाई मैरिज प्रपोजल को लेकर ही हुई थी, इसलिए एम्प्रेस लिसिया को मनाना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। इसलिए हम यहाँ पे अपनी फुल पावर के साथ आए हैं ताकि एम्प्रेस ये समझ सकें कि हमारे खिलाफ जाना उसके लिए कितना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन और किंग वू का कल्टीवेशन लॉन्गेटिविटी रिलम तक पहुंच चुका है और मेरी फैमिली के पास इवल गॉड की बैकिंग भी है और वो दोंग उसका कल्टीवेशन भी डिवाइन फायर रिलम के लास्ट स्टेज पर है और कुछ सालों में वो भी लॉन्गेटिविटी रिलम तक पहुंच जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एम्प्रेस लिसिया हमारे इस मैरिज प्रपोजल को मना कर पाएगी, लेकिन अगर वो ऐसा करने की कोशिश करती है तो मैं बैकिंग के तौर पे 3 और लॉन्गेटिविटी रिलम के कल्टीवेटर्स को साथ लेकर आया हूँ ताकि हम फोर्सफुली उसे आज मैरिज के लिए मना सकें और अगर तब भी कोई बात नहीं बनी तो हम उसे आज ही खत्म कर देंगे। ये सब मन में सोचते हुए किंग यू वहाँ पे अपने कैरेज के अंदर बैठा होता है और पैलेस के अंदर एंटर कर रहा होता है। फिर हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हम यही को देखते हैं, जो कि वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे जनरल फूतेनी उसके पास में आती है और उसे ग्रीट करते हुए उससे कहती है एम्प्रेस, अचानक किंग वू और किंग यू कुछ कल्टीवेटर्स के साथ पैलेस के अंदर आए हैं और वो आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए जनरल फूतेनी वहाँ पे किंग यू और किंग वू के पैलेस के अंदर आने की खबर को यही को बता रही होती है। जनरल फूतेनी की बातों को सुनकर यही वहाँ पे उसे ध्यान से देख रही होती है और उसे देखने के बाद वो उससे कहती है जनरल फूतेनी, मैंने तुम्हें जो गाइडेंस और रिसोर्सेज दिए थे उसका तुमने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है और तुम्हारा कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे तुम्हारी प्रोग्रेस देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। अगर तुम ऐसे ही प्रोग्रेस करती रहोगी तो तुम जल्द ही लॉन्गेटिविटी रिलम तक भी पहुंच जाओगी। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे फूतेनियों को देखकर उसके कल्टीवेशन के बारे में बात कर रही होती है। फिर यही वहाँ पे थोड़ा सीरियस होकर कुछ सोचते हुए फूतेनियों से कहती है तो किंग वू और किंग यू दोनों ही पैलेस के अंदर आए हैं और वो दोनों मुझसे मिलना चाहते हैं। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है और मन में कहती है इन चारों किंग्स की फैमिली हमेशा रॉयल फैमिली के सपोर्ट में रही है, लेकिन जब से लेट एम्परर गए हैं तब से इन्होंने एम्पायर से जुड़े किसी भी काम को करना बंद कर दिया है और काफ़ी सालों से ये एम्पायर के कोर्ट में भी नहीं आए हैं। ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे किंग वू और किंग यू के अचानक इस तरह उसके पैलेस में आने की वजह को सोचने की कोशिश कर रही होती है। यही को इस तरह सोचता हुआ देखकर फूतेनी वहाँ पे उससे कहती है एम्प्रेस, मुझे भी इस बारे में पता नहीं था। अगर मुझे उनके आने के बारे में पता होता तो मैं इस बारे में ज़रूर पता करती कि वो यहाँ पे किस वजह से आए हैं। ऐसा कहते हुए जनरल फूतेनी वहाँ पे यही कि कुछ भी पूछे जाने से पहले उसे बता देती है कि उसे उन किंग्स के आने के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता कि वो किंग्स यहाँ पे क्यों आए हैं और उनका यही से मिलने का पर्पस क्या है। यही फूतेनी की बातों को सुनकर उससे आगे कुछ भी नहीं पूछती है और उसके कैबिन के बाहर खड़े लोगों की एनर्जी को महसूस करना शुरू कर देती है और उन लोगों के शरीर से निकलती हुई एनर्जी को देखने के बाद यही वहाँ पर मन में ही सोच रही होती है किंग वू और किंग यू अपने साथ 3 और लॉन्गेटिविटी रिलम के कल्टीवेटर्स को लेकर आए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। आखिर इतने सालों तक इन्होंने अपनी पावर को छुपा कर कैसे रखा था। ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे उन सबकी पावर्स को महसूस करने के बाद वहाँ पे सीरियस हो जाती है और मन में कहती हैं ये दोनों किंग इतने पावरफुल कल्टीवेटर्स को लेकर मुझसे सिर्फ मिलने तो नहीं आए हैं, आखिर ये मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं। ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और थोड़े गुस्से में वहाँ पे उन लोगों की एनर्जी को देखते हुए इस बारे में सोच रही होती है। लेकिन जब यही को वहाँ पे इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो अपने हाथ के डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे टेबल पर रखते हुए उन लोगों को अंदर लाने के लिए फूतेनी को कह रही होती है। यही के ऑर्डर को सुनने के बाद जनरल फूतेनी वहाँ पे उसे ग्रीट करते हुए उसे यस कह रही होती है और उन लोगों को बुलाने के लिए वो तुरंत ही उस कैबिन से बाहर आ जाती है, जहाँ वो किंग यू और किंग वू के पास जाकर उनसे कहती है कि एम्प्रेस ने उन दोनों को मिलने के लिए अंदर बुलाया है और उन दोनों के अलावा किसी और को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ऐसा कहते हुए जनरल फूतेनी वहाँ पे किंग यू और किंग वू के अलावा किसी और को एम्प्रेस से मिलने से मना कर देती है और उन सभी को कैबिन के बाहर ही रुकने के लिए कह रही होती है। जिसको सुनने के बाद किंग वू और किंग यू यही के कैबिन की तरफ जा रहे होते हैं और जाते हुए उसे ग्रीट करते हुए उसे कहते हैं हम एरिस्टोक्रेट फैमिली के किंग एम्प्रेस को अपनी रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों किंग वहाँ पे यही के कैबिन के अंदर एंटर कर रहे होते हैं और उससे ये सब कह रहे होते हैं। हालांकि यही उनकी बातों से समझ जाती है कि वो बिल्कुल भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो उन्हें इस तरह का कोई भी दिखावा करने से मना करती है और उन्हें उनकी सीट पे बैठने के लिए कह रही होती है। फिर यही वहाँ पे उन दोनों को देखकर स्माइल करते हुए उनसे पूछती है आप दोनों किंग यहाँ पे एक साथ आए हैं, क्या मैं जान सकती हूँ आपकी यहाँ पे आने की वजह क्या है। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बिना देरी किए उन दोनों से उनके आने की वजह को पूछ रही होती है। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे किंग वू वहाँ पे यही की तरह स्माइल करते हुए थोड़ा हंसकर उससे कहता है मेरा ग्रैंडसन वूडोंग अभी अभी जोजोंग कॉन्टिनेंट की एंशिएंट एकेडमी से वापस लौटा है, इसलिए मैं उसे आपसे मिलाने के लिए लाया हूँ। इसलिए अगर एम्प्रेस की इजाज़त
इजाज़त हो तो मैं उसे आपसे मिलवाने के लिए उसे यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए किंग वू वहाँ पे हंसते हुए यही से वुडोंग को उस कैबिन के अंदर बुलाने के लिए पूछ रहा होता है। किंग वू की बातों को सुनकर यही उसकी रिक्वेस्ट को मान लेती है, जिसके बाद वुडोंग वहाँ पे उस कैबिन के अंदर आ रहा होता है। और फिर जब वुडोंग वहाँ पे यही के सामने पहुँचता है तो वो उससे कहता है उसने उसके बारे में जितना भी सुना था वो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और उसे उससे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। ऐसा कहते हुए वुडोंग वहाँ पे यही को ग्रीट कर रहा होता है। हालांकि उसकी ग्रीटिंग में यही के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। यही वहाँ पे वुडोंग के ग्रीट करने के तरीके को देखकर ऑफेंड हो जाती है और गुस्से में वो वहाँ पे उसे देखते हुए मन में सोच रही होती हैं तो ये जोजोंग कॉन्टिनेंट की एक एंशिएंट एकेडमी का डिसिपल है, लेकिन लगता है इसने अपनी एकेडमी में रॉयल पोजीशन पे बैठे लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखा। ऐसा मन में सोचते हुए यही वहाँ पे गुस्से से वुडोंग को देख रही होती है, लेकिन तभी यही वहाँ पे वुडोंग के फोरहेड पर उसकी थर्ड आई को देखती है, जिसे देखकर वो मन में कहती है तो ये थर्ड आई के साथ जन्मा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसकी थर्ड आई किसी इमोर्टल की आई की तरह लग रही है। ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे याद करने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर इसने इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर किसके पास इस तरह की थर्ड आई को देखा है। लेकिन तभी वहाँ पे किंग वू यही से कहता है ये मेरा पोता वुडोंग है, जिसने कुछ सालों पहले डिवाइन ट्रिब्यूशन लेवल के लास्ट स्टेज को पार कर लिया है और मुझे यकीन है कि अपनी 30 साल की उम्र से पहले ही लॉन्गेटिविटी रिलम तक भी पहुंच जाएगा। और तो और ये जोजोंग कॉन्टिनेंट की एंशिएंट एकेडमी का ट्रू डिसिपल है और अब तक आपने इसकी थर्ड आई को तो देख ही लिया होगा, वो इसके पास जन्म से ही है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसकी वजह से वो एक डिवाइन आई है। ऐसा कहते हुए किंग वू वहाँ पे यही को वुडोंग के बारे में ये सब बता रहा होता है। किंग वू की बातों को सुनकर यही थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर किंग वू उसे इस बारे में क्यों बता रहा है। तभी किंग वू वहाँ पे अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए यही से कहता है मुझे यकीन है कि एम्प्रेस इस बारे में ही सोच रही होगी कि आखिर मैं अपने पोते के बारे में आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा पोता एम्प्रेस के लिए एक सुटेबल लाइफ पार्टनर हो सकता है, इसलिए मैं आपके पास अपने पोते की मैरिज प्रपोजल को लेकर आया हूँ ताकि हम इस रिश्ते के ऊपर बात कर सकें और इसे जल्द से जल्द आगे बढ़ा सकें। ऐसा कहते हुए किंग वू वहाँ पे यही को उस मैरिज प्रपोजल के बारे में बता देता है। किंग वू की बातों को सुनकर यही वहाँ पे सीधे ही उसे मना करते हुए उससे कहती है मेरा किसी से भी शादी करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए आपको मेरे बारे में इस तरह की कोई फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उस मैरिज प्रपोजल को मना कर देती है और उन लोगों को खुद की इतनी फिक्र करने से भी रोक रही होती है। यही के इस तरह के रिजेक्शन को सुनकर किंग वू और किंग यू दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन दोनों को भी इस बात का अंदाजा था कि ये उनके प्रपोजल को मना कर सकती है, लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये उनके प्रपोजल को सुनने के बाद एक बार भी इस बारे में सोचेगी भी नहीं और उनको ऐसे ही डायरेक्ट मना कर देगी। इसलिए वो दोनों इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और हैरानी से वो इस वक्त यही को देख रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे उनसे ये सब कहने के बाद काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और मन में सोच रही होती है तो ये लोग इतनी दूर सिर्फ मेरे मैरिज प्रपोजल को लेकर आए हैं, लेकिन इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैरिज के बारे में सोचने की। मैं हेवनली एम्प्रेस यही हूँ, इस दुनिया को तो छोड़ो, तीनों लोगों में कोई भी मेरे हस्बैंड की जगह नहीं ले सकता। ऐसा मन में कहते हुए यही वहाँ पे तियान के बारे में सोच रही होती है और ये सब सोचते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो किंग यही के इस तरह के रिजेक्शन को सुनकर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और गुस्से में वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे किंग यू थोड़ी गुस्से भरी टोन में यही को डराते हुए उससे कहता है एम्प्रेस लीसिया, शायद तुम भूल रही हो तुम्हारी फैमिली में कोई भी पावरफुल एंसेस्टर नहीं है और जो थोड़े बहुत पावरफुल एल्डर्स बचे हुए थे उन्हें भी तुमने कुछ सालों पहले ही मार दिया है। इसलिए हम तो यहाँ तुम्हारी थोड़ी मदद करने के लिए आए थे, क्योंकि हम सैमसंग डायनेस्टी को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन लगता है तुम्हें अपनी पोजीशन का कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है, इसलिए तुम हमारी इस तरह डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ग्रैंड सर वुडोंग के रिश्ते को मना करने की। वुडोंग जोजोंग कॉन्टिनेंट की एंशिएंट एकेडमी का ट्रू डिसिपल है और वहाँ का नंबर 1 जीनियस भी, और साथ ही साथ उसे हम दोनों किंग्स की फैमिली का पूरा सपोर्ट भी है। अगर देखा जाए तो उसका बैकग्राउंड तो तुमसे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इसलिए हम उसका रिश्ता लेकर तुम्हारे पास आए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि सैमसंग डायनेस्टी पहले की तरह पूरे जोजोंग कॉन्टिनेंट पर सबसे ताकतवर फोर्स बन जाए। लेकिन लगता है सैमसंग डायनेस्टी के एम्प्रेस होने के बावजूद तुम्हें डायनेस्टी की भलाई दिखाई नहीं दे रही। ऐसा कहते हुए किंग यू वहाँ पे यही को उस मैरिज के लिए फोर्स करते हुए उसे ये सब समझा रहा होता है और ये उसकी बातों को सुनकर उसे वहाँ पे ध्यान से देख रही होती है।